चलो, तो इलास्टिसिटी में वी हैव डन परसेंटेज मेथड, इजंट इट? तो अब हमको नेक्स्ट आफ्टर परसेंटेज मेथड जो पढ़ना है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। ये मेथड चिल्ड्रन वैसे तो सीबीएसई के 11th के सिलेबस से उड़ा दिया गया है, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशंस, इसलिए हम इस मेथड को पढ़ रहे हैं। गॉट इट? यहाँ पे इलास्टिसिटी जब भी कैलकुलेट होगी, दो पैरामीटर्स को हम कंपेयर करेंगे। वन इज कॉल्ड एज प्राइस एंड अदर नॉट द क्वांटिटी। आई रिपीट चिल्ड्रन, वन इज द प्राइस, अदर इज नॉट द क्वांटिटी, अदर इज द एक्सपेंडिचर। बेसिकली कैसे एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकलेगी? प्राइस को जब आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिए हेडिंग एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड क्विकली। तो 2 लाइन का टेक्स्ट लिख दीजिए, 2 लाइन का टेक्स्ट लिख दीजिए। चलो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ कमोडिटी। ये तो आप पैरामीटर यूज करेंगे इस मेथड में इलास्टिसिटी निकालने के लिए, बट इस मेथड में कौन सी दो बातों को कंपेयर करके इलास्टिसिटी हम निकालेंगे, उसके लिए आप 2 लाइनें लिख दीजिए। राइट डाउन, अंडर दिस मेथड elasticity is measured by taking price and expenditure incurred by the consumer। जितने पैसे कंज्यूमर ने खर्च किए हम उसे एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करेंगे। सो इस मेथड में हमको क्वांटिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। टोटल एक्सपेंडिचर की आप डेफिनेशन में लिख लीजिए, इट्स प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। और यहां पे आपको इलास्टिसिटी के सिर्फ 3 पैरामीटर्स मिलने वाले हैं। द फर्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक, सेकेंड इज इलास्टिक एंड थर्ड इज इन इलास्टिक। कौन से दो हमने मिस कर दिए यहाँ पे? कौन से दो हमने मिस कर दिए? परफेक्टली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक, ये 2 मेथड्स हमने मिस कर दिए। ठीक है, टोटल आउटले मेथड में ये 2 मेथड्स नहीं होते हैं। सो प्लीज पुट दिस डेफिनेशन वेरी क्विकली। प्लीज रेक्टिफाई चिल्ड्रन, इट वाज बाय मिस्टेक हियर रिटन TQ, आप यहाँ पे TE लिख दीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर। बी क्विक, बी क्विक। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में 3 बातें होंगी बच्चों। वन इज कॉल्ड एज इलास्टिक, अदर इज कॉल्ड एज इनइलास्टिक, द थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब आप प्राइस का चेंज देखेंगे, क्वांटिटी का चेंज होगा, डेफिनेट सी बात है। तो हो सकता है बच्चों प्राइस बढ़े, एक्सपेंडिचर में गो डाउन, हो सकता है प्राइस गिरे, एक्सपेंडिचर में गो अप। तो 3 रिलेशनशिप आपको मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्राइस बढ़े या घटे, सम पीपल आर स्पेंडिंग सेम अमाउंट, सम पीपल आर स्पेंडिंग सेम अमाउंट। नमक का पैकेट महंगा हो गया, टोटल खर्चा आप 100 रुपए पहले करते थे, अब भी 100 करेंगे। नमक का पैकेट सस्ता हो गया, पहले भी 100 रुपए खर्च करते थे, आज भी 100 रुपए खर्च करेंगे। तो प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, या तो प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और घटने से घट जाएगा। तीसरी कंडीशन, प्राइस बढ़ेगी एक्सपेंडिचर विल गो डाउन, प्राइस घटेगी एक्सपेंडिचर विल गो अप। तो ऑल 3 कंडीशंस वुड बी देयर। तो किस कंडीशन को हमको क्या बोलना है, लेट्स अंडरस्टैंड। पहली कंडीशन आपके सामने है चिल्ड्रन, यूनिटरी इलास्टिक। what is the price that we see first and foremost children? 6 rupee. And how much quantity are we buying? 5 units. What is my total expenditure? 30. अब प्राइस गिर के 6 से कितना हो गया? 5 एंड एक्सपेंडिचर अभी भी कितना है? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि ईदर प्राइस इंक्रीजेस और प्राइस डिक्रीजेस। इन दोनों कंडीशंस में चिल्ड्रन, इफ योर एक्सपेंडिचर हैपेंस टू बी सेम, आई रिपीट, एक्सपेंडिचर हैपेंस टू बी सेम, आप इसे क्या नाम देंगे? यूनिटरी इलास्टिक। तो प्राइस बढ़े, 5 से 6 हो गया, तब भी एक्सपेंडिचर 30। प्राइस गिर गई, 6 से 5 हो गया, तब भी एक्सपेंडिचर 30। तो चेंज इन प्राइस makes the expenditure to remain same. The method is called as what children? Unitary elastic method. समझ में आ गया? पक्का? चलिए इसका एक ग्राफ भी बना लेते हैं। Very quickly put this. थ्योरी भी लिख लीजिएगा 2 लाइन की। Change in price does not
affect the expenditure to change, or you can say change in price has no effect on the expenditure. Y axis पे हम price लिखेंगे और x axis पे expenditure. Take an example that the price is OP, expenditure is OQ. So how we'll mark this? Price is OP and expenditure is OQ. नजर आ रहा है? पॉइंट ए, प्राइस बढ़ के मान लीजिए हो जाती है OP1, बट एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन इज स्टिल सेम. और प्राइस गिर के OP2 हो जाती है. माइंड इट, द एक्सपेंडिचर इज स्टिल सेम. तो प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, either price goes up or price goes down. Do we see any change in our expenditure pattern, children? No, expenditure remains same. So it is the case of unitary elastic. समझ में आ गया? Update quickly. कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये तो लॉ ऑफ डिमांड के खिलाफ चला गया. लॉ ऑफ डिमांड में आप कौन से दो पैरामीटर्स को कंसिडर करते थे? प्राइस एंड क्वांटिटी. बट जब हमने इलास्टिसिटी पढ़ा, क्या ऐसा कोई एग्जम्पशन हमने लिया था? क्या ऐसा कोई एग्जम्पशन लिया था कि हम प्राइस और क्वांटिटी को ही लेके क्वांटिटी का चेंज और प्राइस का चेंज बोलेंगे इलास्टिसिटी? ऐसा हमने कुछ भी नहीं लिया था. हमने सिर्फ ये बोला था चेंज इन प्राइस की वजह से कितना क्वांटिटी में चेंज आएगा. अब वो क्वांटिटी में इंडिविजुअल यूनिट्स में चेंज आएगा या क्वांटिटी पे टोटल जो पैसे खर्च करेंगे उस पे चेंज आएगा, ऐसा इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में कहीं पे भी नहीं लिखा. तो डेफिनेशन बहुत सिंपल थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, समझ में आ गया, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो इसको प्राइस इलास्टिसिटी बोल दिया. ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो इनकम इलास्टिसिटी बोल दिया. तो वैसे ही कहीं पे भी ऐसा असम्पशन नहीं था कि जब भी हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी की ही बात करेंगे, ऐसा हमने कोई असम्पशन नहीं लिया था. तो परसेंटेज मेथड बनाया अल्फ्रेड चाचू ने. उन्होंने सोचा कि भाई हमने तो दुनिया को बहुत कुछ दे दिया, काफी नाम होगा हमारा. बट दूसरे इकोनॉमिस्ट जब आए तो दे ऑल्सो थॉट द थिंग कि भाई हम जब कल को मर जाएंगे तो दुनिया हमको कैसे याद रखेगी, तो हमको भी कुछ नया दुनिया को देके जाना चाहिए. तो अल्फ्रेड मार्शल का आइडिया अगर चुराते, प्राइस और क्वांटिटी लेते, तो क्या कोई भी उनकी थ्योरी को ओरिजिनल बोलता? नो, वो कॉपीड थ्योरी बोलता. तो कुछ दूसरे इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि हम प्राइस को जरूर लेंगे बट विद प्राइस वी वोंट बी टेकिंग क्वांटिटी, रादर वील बी टेकिंग टोटल एक्सपेंडिचर. तो इन्होंने यहाँ पे 3 डिग्रीज दी. समझ में आई बात? तो अपडेट क्विकली. लोगों को कहानी समझ में आ गई, प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम. तो इस फिनोमेना को यहाँ पे क्या बोलेंगे इस मेथड में? यूनिटरी इलास्टिक मेथड. समझ में आ गया? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. सो दोनों बातें क्लियर हो गई. प्राइस गिरे तब भी वही एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़े तब भी वही एक्सपेंडिचर. इन इलास्टिक यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे रिश्ता एकदम पैरेलल चलता है. आई रिपीट चिल्ड्रन, रिश्ता एकदम पैरेलल चलता है. कैसे चलेगा पैरेलल रिश्ता? बी सुपर अटेंटिव टू दिस, कि इस रिश्ते को हम पैरेलल कैसे करेंगे. ध्यान से देखिए, आपको नजर आ रहा होगा. इन द फर्स्ट एग्जांपल चिल्ड्रन, प्राइस 4 रुपी से 3 रुपी हो गया. जब 4 रुपी प्राइस था, वी वर बाइंग 7 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. व्हाट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 7? 28 रुपए खर्च कर रहे थे. प्राइस गिर के 4 रुपी से कितना हो गया? 3. Now we are buying how many units? 8. 8 3s are 24. तो बच्चों प्राइस के गिरने से क्वांटिटी गिर गई, सॉरी एक्सपेंडिचर कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया. और प्राइस के बढ़ने से व्हाट डू यू नोटिस कि आपका एक्सपेंडिचर कम हो गया कि बढ़ गया? 3 से 4 हो गई प्राइस. प्राइस हैज गॉन अप एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस. इससे आप डायरेक्ट रिलेशन बोलेंगे या इनवर्स रिलेशन बोलेंगे? चलिए इंग्लिश थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, अंग्रेजी का ज्ञान थोड़ा सा कम हो गया लोगों के अंदर. प्राइस वॉज गोइंग डाउन एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो वेंट डाउन. प्राइस वेंट अप, एक्सपेंडिचर ऑल्सो वेंट अप. तो इसे सही भाषा में डायरेक्ट बोलेंगे कि इनवर्स बोलेंगे?
डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशनशिप के केस में इलास्टिसिटी क्या होगी बच्चों? इन इलास्टिक हो जाएगी। आपका दाम बढ़ गया तो आपका खर्चा बढ़ गया, दाम गिर गया तो आपका खर्चा गिर गया। तो व्हेन इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन प्राइस डिक्रीजेस द एक्सपेंडिचर, दिस केस इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों? इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक की कहानी समझ में आ गई? पक्का? तो ये बात जरूर याद रखिएगा, प्राइस और क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है प्राइस और एक्सपेंडिचर से। तो प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिश्ता बच्चों डायरेक्ट नजर आ रहा है कि आपको इनवर्स नजर आ रहा है? इट इज डायरेक्ट। तो दिस इज द कोड वर्ड जो आप याद रखेंगे। सो बी क्विक टू दिस। हैंड इन हैंड आई स्टार्ट विद द ग्राफ। यूनिटरी इलास्टिक में प्राइस के चेंज से नहीं, दोनों था, प्राइस गिरने का भी था, बढ़ने का भी था, एक ही में आपने दोनों समझ लिया। इसको भी आप एक में समझ सकते हैं। 4 से 3 व्हाट इज हैपनिंग टू प्राइस? कम हो रही है। 28 से 24 व्हाट इज हैपनिंग टू एक्सपेंडिचर? कम हो रहा है। इसी को उल्टा कर दीजिए, 3 to 4 व्हाट इज हैपनिंग टू प्राइस? बढ़ रहा है। 24 to 28 व्हाट इज हैपनिंग टू एक्सपेंडिचर? बढ़ रहा है। तो आपका रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट है कि इनवर्स है? इट इज डायरेक्ट। सो दिस इज द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक। और इन इलास्टिक बच्चों? इन इलास्टिक। सो प्लॉट करेंगे अपना what is called as expenditure on the x-axis and price on the y-axis. Ready children? Price is OP, expenditure is OQ. Is the visibility okay to all? Children, visibility okay to all? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस OP से हो गया OP1 और हमारा जो सो कॉल्ड एक्सपेंडिचर है वो OQ से कितना हो गया? OQ1। This is point B. And then at last, price decreases to OP2, quantity also decreases to OQ2. So with the fall in price, expenditure goes down or expenditure goes up? Children, expenditure goes down or goes up? Goes down. आपका ये ग्राफ क्या डिमांड के स्लोप की तरह बना है बच्चों? Is it like the slope of demand children? डिमांड वाला हमेशा कैसे बनता था? ऐसे बनता था या ऐसे बनता था? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था या अपवर्ड राइजिंग होता था? डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट इस ग्राफ का शेप देखिए आप, इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग चिल्ड्रन? ये तो अपवर्ड राइजिंग है। इसीलिए जब आपको टोटल आउटले मेथड पढ़ाया जाता है तो आपको ग्राफ ऐसे नहीं सिखाया जाता, इसका ग्राफ एकदम अलग तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम परेशान मत होइएगा, पहले आप इसको बना लीजिए। इससे आपको डायरेक्ट रिलेशन वाली बात याद रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, अंडर टोटल आउटले मेथड प्राइस इंक्रीजेस, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, प्राइस डिक्रीजेस, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। बट इन इलास्टिक में क्या हो रहा है? पैरेलल रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस गिरा, एक्सपेंडिचर गिर गया, प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ड्रॉ द ग्राफ। फिर मैं इसका एकदम सही ग्राफ आपको बताता हूँ। तो चिल्ड्रन, दोज हु हैव ड्रॉन दिस ग्राफ, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं भी बनाया कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली टोटल आउटले मेथड में ग्राफ बनना ही नहीं है, वहां ग्राफ एकदम डिफरेंट होता है। चलते हैं तीसरे और लास्ट कैटेगरी में, टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इलास्टिक डिमांड। ध्यान से देखिएगा, आपको इनवर्स रिलेशनशिप नजर आ रहा होगा बच्चों। इनवर्स रिलेशनशिप नजर आया? Did people find inverse relationship? प्राइस के इंक्रीज होने से बच्चों व्हाट इज हैपनिंग टू एक्सपेंडिचर? डिक्रीज कर गया। और प्राइस के डिक्रीज होने से व्हाट इज हैपनिंग टू द एक्सपेंडिचर? 8 से 7 प्राइस इज गोइंग डाउन और एक्सपेंडिचर 24 से 28 हो गया, एक्सपेंडिचर इज गोइंग अप। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है? इट इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो प्राइस बढ़े या घटे, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। ये चलता था यूनिटरी इलास्टिक में।
प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ गया और प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर घट गया, इसे क्या बोलते हैं आप? इनइलास्टिक। बट जब उल्टा हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम इसे? क्या बोलते हैं इसे? इलास्टिक। तो मैं इसका ग्राफ भी आपको बना के दिखा जरूर रहा हूं, बट अगेन चिल्ड्रन ये ग्राफ आपको नहीं बनाना, आपको मैं इसके लिए ऑल टुगेदर एक कंबाइंड ग्राफ बताऊंगा, वही आपको एज अ पार्ट ऑफ स्टडी पढ़ना है। सो ध्यान से सुनिएगा, ओपी इज द प्राइस एंड ओ क्यू इज द एक्सपेंडिचर। पीपल कैन अपडेट द थियोरेटिकल कंटेंट, बट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली ये गलत ग्राफ होता है। अब प्राइस बढ़ के ओपी 1 हो गया और क्वांटिटी घट के ओ क्यू 1 हो गई। पॉइंट बी नजर आया? और तीसरा पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं, प्राइस गिर के ओपी 2 और क्वांटिटी बढ़ के ओ क्यू 2। सो चिल्ड्रन व्हाट वी सी कि सो कॉल्ड हमारा सी पॉइंट आगे फॉर्म हुआ। नाउ इफ आई आस्क कि हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दें तो ये नो डाउट डेफिनेटली लॉ ऑफ डिमांड को रिजेंबल तो कर रहा है, बट क्या कि इलास्टिसिटी वाला या कोई डिफरेंट कुछ नजर आ रहा है ऐसा जिससे देख के पता लग जाए कि ये ग्राफ बेसिकली इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है? ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। जैसे वहां पे तो हम देखते थे भाई फ्लैटर है, स्टीपर है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, तो कुछ वहां लॉजिक चलता था। बट यहाँ पे तो एक सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, तो इलास्टिसिटी नजर ही नहीं आती इसके अंदर, इसीलिए इन ग्राफ्स को अबैंडन कर दिया गया है फ्रॉम दिस मेथड। तो इन मेथड के लिए आप तीनों तरह की इलास्टिसिटी को सबसे पहले एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, और वो ग्राफ बनेगा कैसे? ऑन द राइट साइड मैं आपको शेप दिखा देता हूं, इसके बाद हम इस ग्राफ को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप एक बार शेप को विजुलाइज कर लीजिए कि ये ग्राफ आपको देखने में कैसा नजर आएगा। रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो ये ग्राफ चिल्ड्रन आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये क्या है सर, बड़ा अजीब लग रहा है। बिल्कुल, दिस इज डी डी डिमांड कर्व। ये एरिया यूनिटरी इलास्टिक दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? यूनिटरी इलास्टिक। ये एरिया इलास्टिक दिखा रहा है और ये एरिया इनलास्टिक। सर कैसे? बस अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं, नॉट टू वरी एट ऑल। तो आप पहले इस कॉम्पोजिशन को पूरा कॉपी कर लीजिए। व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक के बाद इनलास्टिक के बाद इलास्टिक, इस ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है तो कर लीजिए। रियल ग्राफ इसका ऐसे होता है। तो जो आगे की तरफ जो एरिया आ रहा है इट इज नोन एज इलास्टिक डिमांड। ये जो कांस्टेंट है इट इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक, और ये जो गिर रहा है इट इज नोन एज इन इलास्टिक। कैसे बनेगा ये बहुत बड़ा लॉजिक है। तो पहले आप कंटेंट ऑफ थ्योरी कंप्लीट करिए फास्ट। तो तीनों बातें याद रहेंगी सबको? प्राइस बढ़े या घटे बट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, क्या बोलेंगे इसे? यूनिटरी। प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम हो गया और प्राइस के कम होने से एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इनवर्स रिलेशनशिप कहां पे है? इलास्टिक में। प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइस के गिरने से एक्सपेंडिचर गिर जाए, क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। ओके, बी क्विक बी क्विक। चलो, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे। समरी सबको समझ में आ गई है? चिल्ड्रन एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस समरी? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? फिर से समझ लीजिए, प्राइस फॉल्स एंड एक्सपेंडिचर राइजेस। इनवर्स रिलेशनशिप है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है? इनवर्स, तो इट इज द केस ऑफ इलास्टिक। Here children, price increases or decreases, expenditure remains exactly same. ये रिश्ता क्या कहलाता है? यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस कम होने पे एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा और प्राइस बढ़ने पे एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, तो इट इज कॉल्ड एज इनलास्टिक। तो जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा इलास्टिक, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो इन इलास्टिक। तो इसको अपनी कॉपी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं आपको ग्राफ बना के दिखाना चाह रहा हूं कैसे इन तीनों केसेस का ग्राफ बनता है। तो एवरीबडी इज सपोज टू प्रिपेयर अ ग्राफ फॉर all three in one children. Be super quick. Y axis पे what to be plotted children? Y axis पे क्या प्लॉट करेंगे? आइस।
प्राइस, मेरे को लगा बोल रहे हैं आइस। चलिए, सो सबसे पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सब लोग ड्रॉ कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइंग। चलिए, तो लेट स्टार्ट। चलो, सबसे पहले मैं प्राइस प्लॉट कर रहा हूं ओपी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इज ओई। व्हाट? ओई। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। चिल्ड्रन, प्राइस इज ओपी एंड एक्सपेंडिचर इज व्हाट? ओई। सबको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? अब हम प्राइस को बढ़ा के कर देते हैं ओपी से OP1 and I happen to say that expenditure remains exactly same. तो मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं A और इस पॉइंट को बोल देता हूं B। बच्चों, A से B के बीच में आपको एक लाइन सेगमेंट नजर आ रहा है। इट्स अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट और इट्स स्लोपिंग आउटवर्ड, बेंडिंग इनवर्ड्स वगैरह वगैरह वगैरह। इट्स अ स्ट्रेट। तो ये जो A और B आपस में टच करके स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बना रहे हैं बच्चों, यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जब आपका OP था, आपका खर्चा OE था। प्राइस बढ़ गया बट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो प्राइस के बढ़ने से भी आपका एक्सपेंडिचर वही है। तो समहाउ यूनिटरी इलास्टिक रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसी को उल्टा पढ़ते हैं। प्राइस इज OP1 और आपका खर्चा कितना है? OE एट पॉइंट B। प्राइस गिर के बच्चों OP हो गया बट खर्चा स्टिल OE ही है एट पॉइंट A। तो OP से OP1 प्राइस इंक्रीज, OP1 से OP प्राइस डिक्रीज, बट एक्सपेंडिचर दोनों केसेस में क्या हो रहा है? OE। तो प्राइस बढ़ेगी तब भी OE, प्राइस गिरेगी तब भी OE। तो क्या प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर में चेंज आया? नो। तो ये जो एरिया है, ये जो परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है AB लाइन सेगमेंट, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इतनी बात सबको समझ में आई? इतना पार्ट ऑफ द ग्राफ बनाइए, नहीं तो पूरा बना दूंगा तो लोग कोमा में चले जाएंगे। तो इतना बना लीजिए, देन आई प्रोसीड फर्दर। यस सर। सो सबको यूनिटरी इलास्टिक का केस भली भांति समझ में आ गया। तो P से P1 प्राइस इंक्रीज तब भी एक्सपेंडिचर सेम, P1 से P प्राइस डिक्रीज तब भी एक्सपेंडिचर सेम। अब बनाते हैं कि भाई आपका प्राइस सो कॉल्ड कम हो गया, 4 रुपी से 3 रुपी हो गया और एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। रेडी? सब लोग रेडी हैं? पक्का? बहुत ध्यान से सुनिएगा। OP1 पे आपका एक्सपेंडिचर क्या था? E। पॉइंट क्या मार्क किया इसके लिए? B। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि प्राइस इज गोइंग डाउन। तो अगर इनइलास्टिक साबित करना है तो हमें एक्सपेंडिचर भी क्या करना पड़ेगा बच्चों? कम करना पड़ेगा। तो OP पे आप OE खर्च कर रहे हैं, OE। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नाउ चिल्ड्रन, द प्राइस इज गोइंग डाउन टू OP2। प्राइस कम होगी, कितनी हो गई? OP2 हो गई और एक्सपेंडिचर कम होके OE1 हो गया। कितना हो गया? OE1। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक्सपेंडिचर को OT कर देता हूं, OT। क्योंकि लोग कहेंगे कि सर प्राइस जब P2 है तो एक्सपेंडिचर को E2 कर रखिए। E2 में कैसे रखूं जब E1 था ही नहीं हमारे पास अभी तक? तो इसको मैंने सही करने के लिए T मार्क कर दिया। तो प्लॉट करते हैं इसको। प्राइस रिड्यूसेस and expenditure also reduces, called as point what children? C। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। आपने BA पॉइंट को टच किया था ना, अब ये A पॉइंट किसको टच करेगा? C को। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चिल्ड्रन, ये जो अंदर की तरफ आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन इलास्टिक। आई रिपीट चिल्ड्रन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन इलास्टिक को। याद आया? शेप ऐसे बनाई थी ना मैंने। तो ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक और ये हो गया इन इलास्टिक। दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। इज दैट अंडरस्टूड? लाइन का कलर चेंज कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए कलर चेंज करके व्हाइट कर देते हैं इसको, बट व्हाइट ऊपर से नजर आएगा नहीं, पिंक कर देते हैं। चलो समझ में आ गया? तो AC लाइन सेगमेंट कौन सी इलास्टिसिटी को शो कर रहा है? इनइलास्टिक। AB या BA कुछ भी बोलो, लाइन सेगमेंट किसको शो कर रहा है? यूनिटरी इलास्टिक।
सर आपने तो एक बता दिया, प्राइस गिरी एक्सपेंडिचर गिर गया, थोड़ा इसका उल्टा वाला बता दीजिए। फिर बता देते हैं, प्राइस इज OP2, प्राइस इज OP2 और खर्चा पानी कितना है हमारा OT। प्राइस P2 से बढ़ के P हो गई और OP पे खर्चा कितना था चिल्ड्रन OE एट पॉइंट A। तो दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो P से P2 या P2 से P से P2 प्राइस आएगा तो डिक्रीज है और P2 से P प्राइस जाएगा तो इंक्रीज है। जब P से P2 पे आए तो एक्सपेंडिचर भी E से घट के कितना हो गया T, और P2 से P पे गए तो एक्सपेंडिचर भी T से बढ़ के कितना हो गया E। तो ये रिश्ता कौन सा हो गया बच्चों, इनवर्स या डायरेक्ट? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप के केस में इट इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक। समझ में आई बात? समझ में आई बात? डू इट क्विकली। तो ये बातें सबको समझ में आ गई? तो ये जो आपको नजर आ रहा है BA का लाइन सेगमेंट, इट रिप्रेजेंट्स यूनिटरी इलास्टिक। AC जो नजर आ रहा है इट रिप्रेजेंट्स इन इलास्टिक। अब क्या रिप्रेजेंट करना है बच्चों, इलास्टिक। और क्या दिखाना है कि अगर हमारी प्राइस बढ़ेगी, आई रिपीट प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। रेडी टू फेस दिस सिचुएशन? चलो, प्राइस हो गई OP3, कितनी होगी बच्चों OP3, और खर्चा हो गया OZ, कितना बच्चों OZ मतलब उजड। चलिए, खर्चा इज OZ एट पॉइंट D, एट पॉइंट D। तो पॉइंट D को और B को जोड़ दिया जाए। नजर आ गया सबको चिल्ड्रन? नजर आ गया? नहीं, ट्रेपेजियम नहीं बनेगा पूरी तरह से, नॉट टू वरी, पूरा ट्रेपेजियम नहीं बना। तो अल्टीमेटली ये जो DD आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिक डिमांड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इलास्टिक डिमांड। कैसे सर? मैंने आपको बताया था ना कि इनवर्स है। तो अगर प्राइस बढ़ेगी खर्चा कम होगा। तो प्राइस OP1 से कितनी बढ़ा दी हमने OP3, और खर्चा हमारा कम होके कितना हो गया OZ। समझ में आ गया? एक अभी तरीका और बताता हूं इसको ड्रॉ करने का, वो भी सही होगा। वहां पे इतना भीड़ नहीं होगा, ये तो कुंभ मेला लग रहा है, वो माघ मेला बन जाएगा। तो ये जो लाइन सेगमेंट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं पॉइंट D प्लॉट कर रहा हूं, या D ऑलरेडी डिमांड के लिए है तो पॉइंट J प्लॉट कर देते हैं चलन। सो कॉल्ड आपको नजर आ रहा होगा JB, व्हाट JB नजर आ रहा है। तो JB लाइन सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिक डिमांड। गॉट इट क्लियर? अब सर आपने एक साइड समझाया, प्राइस बढ़ा खर्चा कम हो गया, दूसरा भी समझ लीजिए। OP3 पे आपका खर्चा क्या है चिल्ड्रन OZ, और OP1 पे आपका खर्चा क्या था OE। तो प्राइस गोज डाउन और खर्चा Z से बढ़ के कितना हो गया E तक। तो प्राइस का गिरना और खर्चे का बढ़ना ऑपोजिट, प्राइस का बढ़ना और खर्चे का गिरना इज ऑल्सो ऑपोजिट। फिर से सुन लीजिए, प्राइस OP1 से OP3 हो गया, बढ़ गया, और आपका खर्चा OE से OZ हो गया। इंक्रीज इन प्राइस डिक्रीजेस योर एक्सपेंडिचर, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया कि नहीं हो गया? P3 से P1 की तरफ आप आ गए, प्राइस इज गोइंग डाउन, और Z से E पे चले गए, एक्सपेंडिचर इज गोइंग अप। ऑपोजिट रिलेशनशिप हो गया कि नहीं हो गया? तो इस लाइन सेगमेंट JB को क्या नाम देंगे हम, इलास्टिक डिमांड। समझ में आई बात? पक्का ड्रॉ कर लिया सबने? ड्रॉ कर लिया? चलिए, तो ये मैं एक पर्टिकुलर तरीके से आपको और बनाना सिखाता हूं बच्चों, जिससे आपको इजीनेस एक ये महसूस होगी कि आपको सो कॉल्ड ज्यादा एक्सपेंडिचर के लिए लाइन सेगमेंट नहीं बनानी पड़ेगी। हाँ सर ये बढ़िया था, ध्यान से सुनिए। P1 से प्राइस बढ़ के कितना हो गया P3, P1 पे आपका खर्चा क्या था बच्चों, और मैंने ये लाइन सेगमेंट कहां पे परपेंडिकुलर जोड़ी T पे। फिर से सुनिए, OP पे योर एक्सपेंस वाज हाउ मच OE। आपका प्राइस बढ़ गया और एक्सपेंडिचर OE से गिर के कितना हो गया OT। तो प्राइस का इंक्रीज, एक्सपेंडिचर का डिक्रीज, है ऑपोजिट की नहीं? फिर से सुनिए, OP3 से OP1 प्राइस हो गया, OP3 पे खर्चा कितना है OT, और OP1 प्राइस गिर गया तो उस पे खर्चा कितना है OE। तो खर्चा बढ़ गया ना आपका। अगेन ऑपोजिट रिलेशनशिप क्या हो गया, इलास्टिक। तो इसमें एडवांटेज ये होगा, आपको ये फालतू का जो Z पॉइंट है चिल्ड्रन, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समझ में आई बात? चलन समझ में आई बात? चलिए, तो इस पॉइंट को हमने क्या बोला था? जे, तो जे बी एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलास्टिक। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? यूनिटरी इलास्टिक। और ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन इलास्टिक। तो आ गई ये वाली शेप, आ गई डिब्बे वाली शेप। तो आप इसको अपाहिज क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं। अपाहिज है, पोलियोग्रस्त ट्रेपेजियम है बेसिकली। फाइन, सो पीपल अंडरस्टूड चलन? यही इकलौता सही ग्राफ है आपके टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, जहां पे इन इलास्टिक होगा जब पॉजिटिव रिलेशनशिप, इलास्टिक होगा जब नेगेटिव रिलेशनशिप, और प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया तो वी कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? यूनिटरी इलास्टिक। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो डू इट फास्ट। अगली क्लास में हम पढ़ाई करेंगे ज्योमेट्रिक मेथड की। किस मेथड की? ज्योमेट्रिक। अगेन वो आपके क्लास 11th ऑफ सीबीएसई के सिलेबस से बाहर है, बट सीयूईटी में आपको काम आता है। तो ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ने के बाद विल गेट डाउन टू इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। वहां पे मेजरमेंट में सिर्फ परसेंटेज मेथड काम आएगा, वहां पे ये दोनों नहीं होते हैं। तो इसको अपडेट कर लीजिए। आज की सेवाएं यहीं समाप्त होती है।